40 दिन की भीषण जंग के बाद अचानक सीजफायर कैसे संभव हुआ? आखिर अमेरिका ने बातचीत के लिए पाकिस्तान को ही क्यों चुना? चीन और सऊदी अरब जैसे देशों ने इस पूरे घटनाक्रम में क्या भूमिका निभाई? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब सिर्फ इस युद्ध को नहीं बल्कि आने वाले समय की वैश्विक राजनीति को भी तय करेंगे। कूटनीति, दबाव और राजनीतिक हितों के इस खेल में पर्दे के पीछे क्या क्या हुआ, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। चालीस दिन लगातार हमले, मिसाइल, ड्रोन, धमकी। The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. और फिर अचानक सीज फायर। लेकिन सवाल इन 40 दिनों में पर्दे के पीछे क्या चल रहा था? कब कब बातचीत हुई और कैसे युद्ध विराम तक बात पहुंच गई? मार्च अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार संकेत दिया और ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले को 5 दिन के लिए टाल दिया गया। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back. फिर 26 मार्च ट्रंप ने कहा कि 10 दिन तक हमले रोके जा रहे हैं, यानी जंग के बीच भी बातचीत की खिड़की खुली हुई थी। 30 मार्च अब ट्रंप का तेवर सख्त हो गया था। सोशल मीडिया पर ईरान को धमकी दी गई कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान के पावर प्लांट, ऑयल वेल्स और सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। They're going to have no power plants. They're going to have no bridges. 31 मार्च ट्रंप ने कहा कि ये जंग 2 से 3 हफ्ते में खत्म हो सकती है। They'll tell you the world is watching, and when we do, when it's all over, the United States will be safer, stronger, more prosperous, and greater than it has ever been before. 1 अप्रैल ट्रंप ने दावा किया कि ईरान सीज फायर चाहता है, लेकिन ईरान ने इस दावे को झूठा और बेबुनियाद बता दिया। साथ ही ट्रंप ने साफ कर दिया कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा तब तक हमले जारी रहेंगे। Build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the strait and just take it, protect it. 7 अप्रैल We're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern time, and after that, they're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Stone Age is in. ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज खोलने या तबाही के लिए तैयार रहने का बुधवार 8 अप्रैल सुबह 5:30 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था। उल्टी गिनती शुरू होने के बीच पूरी दुनिया सांसें थामे हुए दुआ कर रही थी कि दोनों देशों के बीच कोई सहमति बन जाए ताकि ज्यादा विनाश ना हो। समय सीमा खत्म होने के ठीक 1.5 घंटे पहले 8 अप्रैल को भारतीय समय अनुसार सुबह 4 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट सामने आया, जिसमें सीज फायर का ऐलान किया गया। और फिर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का 5:30 बजे के करीब पोस्ट आया कि दोनों देशों के बीच जंग रोकने पर रजामंदी हो गई। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। पर्दे के पीछे कई देश एक्टिव थे। जो है अब अमेरिका को जबरदस्त एक तरीके से झटका भी लगा कि 40 दिन की इस
मतलब लगातार ईरान के टॉप लीडरशिप को बर्बाद करना, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को तकरीबन मैं कहूँगा उसने डिग्रेड कर दिया है, उसके मिसाइल की काफ़ी क्षमता कम हो गई है, उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को बर्बाद किया है, उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। इसके बावजूद भी जो ईरान है वो झुका नहीं और ईरान का मनोबल लगातार बढ़ता ही रहा। और उस मनोबल को देखते हुए मुझे लगता है अमेरिका को लगा होगा कि अब वक्त आ गया है, बातचीत करके देखते हैं कि ईरान क्या चाहता है। और ईरान ने जिस प्रकार से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को वेपनाइज किया और पूरे विश्व भर में तेल और गैस को लेकर के जो हाहाकार मची हुई है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमेरिका को लग रहा होगा कि शायद अमेरिका की जो छवि है उसके ऊपर आँच आई है और उस छवि से बचे, उस आँच से बचने के लिए भी पर अमेरिका से सोचता होगा कि युद्ध जल्दी ही समाप्त हो जाए तो सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब, तुर्की, कतर और मिस्र ये वो देश थे जो लगातार मध्यस्थता कर रहे थे। बैकडोर चैनल भी पूरी तरह एक्टिव था। अमेरिका की तरफ से जी.डी. वेंस और स्टीव विटकॉफ और ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अरागची, ये वो चेहरे थे जो संदेश इधर से उधर पहुंचा रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लगातार दबाव बन रहा था, ट्रंप साहब के ऊपर दबाव बन रहा था कि युद्ध जो शुरू में कहा गया था कि कुछ ही दिनों का होगा, लगातार एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया था जहां पर एस्केलेशन बढ़ रहा था और डी एस्केलेशन की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही थी। तो जैसे जैसे एनर्जी क्राइसिस बढ़ रहा था, दुनिया भर में आर्थिक संकट बढ़ रहा था और अमेरिका के अंदर भी इन्फ्लेशन, एनर्जी कॉस्ट का बढ़ना, ये सारे मुद्दे ऐसे थे जो राजनीतिक तौर पर ट्रंप के बेस को, जो मागा बेस है, जो ट्रंप को सत्ता में ही इस कारण लेकर आया था कि ट्रंप और युद्ध नहीं करेंगे और जो युद्ध हो रहे हैं उनको ख़त्म करेंगे। तो उसको देखते हुए ये एक परेशानी के सबब ट्रंप के लिए बन गया था और ऐसा लग रहा था कि ये लगातार और एस्केलेट करेगा और कहीं पर भी जो इनिशियल ऑब्जेक्टिव सेट किए थे ट्रंप ने इस वॉर के लिए, इस युद्ध के लिए, वो ट्रंप मीट नहीं कर पा रहे थे। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक चीन ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन पर्दे के पीछे से बड़ा रोल निभाया। ट्रंप ने खुद माना कि चीन ने ईरान को बातचीत के लिए राजी किया है। चीन के विदेश मंत्री ने 26 बार अलग अलग देशों से फोन पर बात की। ईरान, इजराइल, रूस, खाड़ी देश, हर किसी से लगातार संपर्क रखा गया। इतना ही नहीं, सीज फायर से ठीक पहले चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र में वीटो लगाकर ईरान के खिलाफ प्रस्ताव तक रोक दिया। यानी सामने से नहीं, लेकिन खेल को सेट करने में चीन ने भी बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि युद्ध से चीन को बड़ा नुकसान हो रहा था। चीन सबसे ज्यादा तेल खाड़ी देशों से आयात करता है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के इस युद्ध में दांव पर सिर्फ जंग नहीं थी, दांव पर थी अर्थव्यवस्था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर बंद होता तो एशिया की ऊर्जा सप्लाई पर सीधा असर पड़ता। इसलिए चीन ने ईरान के साथ मिलकर शांति की बिसात बिछाई और बाकी देशों ने चाल चली और आखिरकार 40 दिन की भीषण जंग के बाद दुनिया को राहत मिली।